ये सोचने की बात है ना? एक ऐसा मुल्क जो दहाइयों से पाबंदियों में जकड़ा हुआ है, वो आखिर दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स को कैसे नाकाम बना सकता है? ये सवाल आज की जंगी हिकमत अमलियों को समझने के लिए बहुत अहम है। और देखें, ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं है। ये उस बात की है कि कैसे वो ममालिक जिन्हें अक्सर कमज़ोर समझा जाता है, वो भी जदीद जंग के सारे उसूल बदल कर रख सकते हैं। तो इसका जवाब हमें दो जगहों पर मिलता है। एक तो है जदीद टेक्नोलॉजी और दूसरी है एक ऐसी गैर रवायती स्ट्रैटेजी जो ताकत का सारा खेल ही बदल देती है। चलें सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो जवाब का पहला हिस्सा है एक मिसाइल। इसका नाम है फत्ता। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर है जो बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम्स को बिल्कुल भी बस कर देता है। अच्छा, तो ये फत्ताह मिसाइल काम कैसे करता है? इसकी परवास को ना हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। पहले तो एक बहुत ताकतवर बूस्टर इसे लॉन्च करता है, फिर ये फिजा से बाहर जाता है। इसके बाद इसका जो ग्लाइड व्हीकल है वो वापस फिजा में दाखिल होता है और बस फिर इसकी हरकत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और यही आखिरी मरहला है जो इसे सबसे खतरनाक बनाता है। तो फर्क क्या है? देखें, एक आम बैलिस्टिक मिसाइल का रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है, जैसे हवा में फेंकी गई कोई गेंद। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कहाँ गिरेगा और इसे रोका भी जा सकता है। लेकिन फत्ताह मिसाइल ये हवा में अपनी मर्जी से रास्ता बदलता है। ये किसी डिफेंस सिस्टम को समझ ही नहीं आने देता कि इसे कहाँ रोकना है, और इसीलिए इसे रोकना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा कर कैसे लेता है। इसकी वजह है इसका खास डिज़ाइन। इसमें एक मूवेबल नोजल है, यानी ये हवा में अपनी सिमत बदल सकता है। इसका इंजन बहुत पावरफुल है जो इसे तेज़ी देता है। और हाँ, कहा तो ये भी जाता है कि ये रेडार की नज़रों से भी बच सकता है। और इसकी रफ्तार ज़रा तसव्वुर करें, माख 15। ये आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा है। इतनी तेज़ कि जब तक किसी डिफेंस सिस्टम को पता चले कि कुछ आ रहा है, तब तक तो खेल ख़त्म हो चुका होता है। रद्द अमल का वक्त ही नहीं मिलता। तो ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब आते हैं इसकी बड़ी तस्वीर पर, यानी वो स्ट्रैटेजी जिसके तहत ये हथियार इस्तेमाल होते हैं। क्योंकि बात सिर्फ हथियार रखने की नहीं, बात है इन्हें इस्तेमाल करने के तरीके की। पहली हिकमत अमली है स्वॉर्म अटैक, यानी झंड का हमला। यहां मकसद किसी बड़े जंगी जहाज से आमने सामने लड़ना नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटी तेज रफ्तार कश्तियां हर तरफ से हमला कर देती हैं। अब सोचें, एक जहाज का डिफेंस सिस्टम कितने टारगेट्स को एक साथ हैंडल कर सकता है? 10, 20, यहां तो सैकड़ों हैं। मकसद यह है कि उसके सिस्टम को ओवरवेल्म कर दिया जाए, उसे कंफ्यूज कर दिया जाए। अच्छा, अगली हिकमत अमली को समझने के लिए चोक पॉइंट का मतलब जानना जरूरी है। ये समुंदर में एक तंग रास्ता होता है, जैसे आबनाए हरमज़। दुनिया का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से गुजरता है। तो यूं समझें कि जिसका इस रास्ते पर कंट्रोल है, उसके हाथ में आलमी मईशत की नब्ज है। और इसी चौक पॉइंट पर इस्तेमाल होती है दूसरी हिकमत अमली, बारूदी सुरंगें। ये सीधा सीधा फौजी हमला नहीं, बल्कि ये एक इक्तिसादी हथियार है। यहां हजारों स्मार्ट माइंस बिछाकर पूरे रास्ते को ब्लॉक किया जा सकता है, जिसका मतलब है दुनिया भर में तेल की सप्लाई बंद। और इसका असर क्या होगा? आलमी मईशतें बैठ जाएंगी। फिर ईरान अपने जुग्राफिया का भी खूब इस्तेमाल करता है। इसकी साहिली पट्टी पहाड़ी है, जो मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों को छुपने के लिए बेहतरीन जगह देती है। वो एक बहुत मशहूर टैक्टिक इस्तेमाल करते हैं, शूट एंड स्कूट, यानी ट्रक से मिसाइल फायर किया और उससे पहले कि दुश्मन जवाबी कार्रवाई करे, वो वहां से गायब होकर किसी और पहाड़ी के पीछे छुप गए। इस तरह पूरी खलीज बहरी जहाज़ों के लिए एक किल जोन बन जाती है। फिर आती हैं छोटी आबदूजें। ये खलीज फारस के कम गहरे पानियों के लिए बनी हैं। इनकी खासियत यह है कि ये समंदर की तह में बिल्कुल खामोश बैठकर इंतजार कर सकती हैं, और जैसे ही कोई बड़ा शिकार, जैसे कोई एयरक्राफ्ट कैरियर पास से गुजरता है, ये अचानक टॉर्पीडो से हमला कर देती हैं। एक बेहतरीन घात। और आजकल की जंग ड्रोन्स के बगैर तो अधूरी है। ईरान बड़ी तादाद में खुदकुश ड्रोन्स की लहरें भेजता है, लेकिन इनका मकसद सिर्फ जहाज को डुबोना नहीं होता। उनका असल टारगेट होता है जहाज की आंखें और कान, यानी उसके रेडार और सेंसर्स। अगर वो नाकारा हो गए तो जहाज अंधा और बहरा हो जाता है, और फिर वो दूसरे हमलों के लिए बिल्कुल गैर महफूज हो जाता है। और आखिरी हिकमत अमली, ये शायद सबसे होशियार है। यहां जहाज़ों पर हमला करने के बजाय उनकी सप्लाई लाइन काटी जाती है। ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से उन फौजी आड़ों और लॉजिस्टिक सेंटर्स को निशाना बना सकता है जो इन जहाज़ों को ईंधन, गोला बारूद और कमांड फराहम करते हैं। सीधी सी बात है, अगर जहाज़ों तक सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो लड़ेंगे कैसे? तो ये सब हिकमत अमली तो हमने देख ली।
अब जरा ये देखते हैं कि हकीकी दुनिया में इसका क्या मतलब है, यानी अगर कोई तनाज़ा होता है तो असल में खतरे में क्या कुछ है। यहाँ एक बहुत बड़ा जोग्राफियाई फर्क नजर आता है। ईरान इजराइल से तकरीबन 75 गुना बड़ा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इजराइल के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ यानी दिफा के लिए ज्यादा जगह नहीं है। ईरान से फायर किया गया कोई भी मिसाइल सिर्फ चंद मिनटों में इजराइल में कहीं भी पहुंच सकता है। वार्निंग का टाइम बहुत ही कम है। और ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, इस पूरे खिते में अमेरिका के बड़े बड़े फौजी अड्डे हैं, जैसे कतर में अल अदीद एयरबेस जो सेंटकॉम का हेडक्वार्टर है, बहरीन में 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है। ये सब के सब ईरान के मिसाइलों की रेंज में हैं, जो उन्हें हाई वैल्यू टारगेट्स बनाता है। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? हमने टेक्नोलॉजी देखी, हिकमत अमली देखी, अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि इससे मुस्तकबिल की जंगों पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि एक बात तो साफ है, जंग के उसूल अब बदल रहे हैं। इस पूरी कहानी का सबक बहुत सीधा और वाज़ेह है। जब आपके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी हो और उसे इस्तेमाल करने के लिए एक होशियार, गैर रिवायती स्ट्रैटेजी हो, तो एक कम ताकतवर मुल्क भी एक सुपर पावर के लिए एक बहुत बड़ा और हकीकी खतरा बन सकता है। ये ताकत का तवाज़ुन बदलने का नया फॉर्मूला है।